हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करना होगा, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का, ठीक है, 12th हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं और इस बार भी 99% चांस है, ठीक है, कि जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िए अब आप जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, 12th हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 95 प्लस आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी में कुछ खास है नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हिंदी में मात्र इन 22 टॉपिक को पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम में 100 में 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है। अब देखिए आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं अरे सर किस्मत में लिखा होगा तो हम 80% 90% लेकर आएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। ठीक है, किस्मत जो है मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आपको भी मेहनत करना होगा तभी किस्मत आपके साथ रहेगी। अगर आप बिल्कुल से किस्मत पर ही डिपेंड हो जाएंगे तो पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में लिखकर आया है FAIL। ठीक है, तो ये हाल आपका नहीं होना चाहिए। ऐसा खुद को इतना मजबूत बनाइए कि बोर्ड एग्जाम में आप अपने मन में रख लीजिए, एक टारगेट सेट कर लीजिए कि हाँ अब की बार बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस पार। ठीक है, अब की बार हमें 90% प्लस लेकर आना है। अगर आप लोग एक दृढ़ निश्चय कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे 90% लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो किस्मत के भरोसे कभी मत बैठिए, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। ठीक है, तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए सबसे खास बात, इस वीडियो में हम 6 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 6 टॉपिक हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। कहीं भी जाकर देख लीजिए, ऐसा वीडियो ना कोई आपको देगा और ना ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। देखिए जो 6 टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा मुहावरे एवं लोकोक्तियां, दूसरा टॉपिक होगा संध विच्छेद, तीसरा टॉपिक होगा शब्द युग्म, चौथा टॉपिक होगा शब्द अर्थ और पांचवा टॉपिक होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा वाक्य संशोधन। एक टॉपिक के हम 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 6 टॉपिक है टोटल, आपको 24 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएंगे और ये 24 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों को। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है काटना। ठीक है, यहां पर होगा कान काटना, देखिए कान कर दीजिएगा, यहां पर थोड़ी गलती हो गई है, इसको आप सही कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में रहेगा कान काटना, इसका अर्थ क्या होगा, देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा कान काटना, तो पहले आपको इसका अर्थ लिखना है, उसके बाद में वाक्य प्रयोग आपको करना है। ठीक है, तो अर्थ क्या होगा, पहले अर्थ देखिए ऐसे लिखिएगा आप लोग, दूसरों से अच्छा काम करना। देखिए कान काटना का मतलब होता है दूसरों से अच्छा काम करना। अब आपने साइड में अर्थ लिख लिया लेकिन वाक्य प्रयोग भी आपको करना होगा, तभी 2 नंबर आपको, यानी कि जितने नंबर का है उतना नंबर आपको मिलेगा। अब ऐसे हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे,
हरीश केवल 8 वर्ष का है किंतु गाने में अच्छे अच्छों के कान काटता है। यानी कि अभी हरीश जो है सिर्फ 8 साल का है और इतना अच्छा गाता है कि अच्छे अच्छे सिंगर्स की वो कान काटता है, मतलब अच्छे अच्छे सिंगर्स से अच्छा काम करता है वो। ठीक है, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो इस वाक्य में आना चाहिए। देखिए जो कान काटना था वो इस वाक्य में आ चुका है, यानी कि आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है। अब आप हरीश के जगह पर मोहन, रोहन, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपका जो क्वेश्चन है वो वाक्य में आना चाहिए, बस हो गया, सिंपल सा। ठीक है, तो कान काटना का मतलब दूसरों से अच्छा काम करना। वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे हरीश केवल 8 वर्ष का है किंतु गाने में अच्छे अच्छों के कान काटता है। पहला क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दांत खट्टे करना, इसका अर्थ क्या होगा? दांत खट्टे करना मतलब हरा देना, किसी को हरा देना। ठीक है, दांत खट्टे करने का मतलब होता है हरा देना। ऐसा नहीं कि दांत खट्टे करना आप लोग कह दीजिए सर, लिख दीजिए इमली खा लेना यानी कि दांत खट्टे हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान से सब कुछ कीजिएगा। ठीक है, तो दांत खट्टे करना यानी कि हरा देना, किसी को डिफीट कर देना, उसको हरा देना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे राम जेठमलानी ने बहस में अपने प्रतिपक्षी के दांत खट्टे कर दिए। यानी कि राम जेठमलानी ने बहस में अपने प्रतिपक्षी के को हरा दिया, यानी कि उसके दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, जैसे दो लोगों में बहस हो रही है, अभी आप हैं, एक स्टूडेंट है, एक मैं हूं। ठीक है, दोनों में बहस हो रही है तो मैं जीत जाऊं यानी कि मैंने तुझे हरा दिया। ठीक है, समझ में आया? तो दांत खट्टे करना इसका मतलब होगा हरा देना। वाक्य प्रयोग करेंगे तो राम जेठमलानी ने बहस में अपने प्रतिपक्षी के दांत खट्टे कर दिए। तो देखिए दांत खट्टे करना इस क्वेश्चन में आ चुका है, तो ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ में आया? अब राम जेठमलानी के जगह पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, नाम में क्या रखा है, असली मजा तो काम में है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए खून खोलना, खून खोलना का मतलब क्या होता है? वैसे ही दिख रहा है खून खोलना, इसका मतलब क्या होगा? क्रोध आना। ठीक है, क्रोध का मतलब गुस्सा हो जाना, क्रोध आना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए दुकानदार की खुलेआम बेईमानी देखकर श्याम का खून खौल गया। यानी कि दुकानदार जो है वो खुलेआम बेईमानी कर रहा था। ठीक है, इससे क्या हुआ? श्याम का खून खोल गया। अब देखिए दुकानदार की खुलेआम बेईमानी देखकर श्याम का खून खोल गया, यानी कि श्याम को क्रोध आ गया, क्योंकि दुकानदार जो है, शॉपकीपर जो है वो खुलेआम बेईमानी कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो होगी, गुस्सा तो आएगा ही। ठीक है, तो खून खोलने का मतलब होता है क्रोध आना। ठीक है, वाक्य प्रयोग में दुकानदार की खुलेआम बेईमानी देखकर श्याम का खून खोल गया। अब श्याम के जगह पर आप मोहन, सोहन कुछ भी लिख सकते हैं, नाम आप लोग चाहे जो लिखें, कोई जो नहीं, आप सेम टू सेम यही लिखें, बस आपका क्वेश्चन जो है वो इस वाक्य में आना चाहिए, तभी वाक्य प्रयोग सही माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आसमान टूट पड़ना, इसका मतलब क्या होगा? किसी के ऊपर आसमान टूट पड़े यानी कि भारी विपत्ति आ जाना, यानी कि अचानक मुसीबत आना। ठीक है, आसमान टूट पड़ना का मतलब अचानक मुसीबत आना, अचानक प्रॉब्लम्स का आ जाना। जैसे लाइफ में क्या होता है, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी खुशियां आ जाती हैं, तो ये आते जाते रहते हैं। ठीक है, जैसे आदमी लोग हैं आते जाते रहते हैं अपने अपने समय पर, वैसे ही खुशी और दुखी भी है। ठीक है, दुख और सुख भी उसी तरह से हैं। तो देखिए आसमान टूट पड़ना यानी कि अचानक मुसीबत आना। वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे? देखिए माता जी की मृत्यु के उपरांत रमेश की तीनों पुत्रियों पर आसमान टूट पड़ा। यानी कि जैसे ही माता जी की मृत्यु हुई, रमेश की तीनों पुत्रियों पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि जो तीनों लड़कियां थीं वो अपनी माता जी से बहुत प्रेम करती थीं। अब जब माता जी नहीं रही तो क्या होगा? उनके ऊपर आसमान टूट गया, मानो उनके ऊपर अचानक मुसीबत आ गया हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, समझ में आया? एक माँ का दर्द एक बेटा ही समझ सकता है। ठीक है, बेटी ही समझ सकती है। तो वाक्य प्रयोग का मतलब माता जी की मृत्यु के उपरांत रमेश की तीनों पुत्रियों पर आसमान टूट पड़ा, बस हो गया। ठीक है, चारों क्वेश्चन समझ में आ गए। यानी कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों में आपको करना क्या होता है बताइए? आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका पहले अर्थ लिखना है ब्रैकेट में, फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डाल के वाक्य प्रयोग कर देना है, नंबर आपका बिल्कुल रखा है। ठीक है, तो इसमें कुछ होता नहीं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या करना होता है बताइए। हमें दिया रहेगा क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, जो सही वाला विकल्प है उसको चूज करके अपनी कॉपी में लिखना होता है। बस सिंपल सा है। जैसे देखिए संधि विच्छेद में क्या होगा, जैसे देखिए परमार्थ का संधि विच्छेद है, परमार्था का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब आपको 3 संधि विच्छेद दिए गए हैं, इसमें जो सही आंसर है उसको आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। बस हो गया, ठीक है। देखिए का है परम धन अर्था, खा है पर धन मर्था, गा है पर धन मार्था और घा है परमा धन अर्था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का परम धन अर्था। क्यों होगा, देखिए परम, परम के लास्ट में क्या आता है, छोटा आ। बोलिए परम, मां के बाद आ आता है, यहां पर भी छोटा आ है, ये दोनों मिलकर बड़ा आ का निर्माण करेंगे। तो जब बड़ा आ का निर्माण करेंगे तो देखिए मां पर बड़ा आ का मात्रा लगा है, यानी कि यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो परमार्था का सही संधि विच्छेद होगा परम धन अर्था। तो आपको जो सही आंसर है उसको ही चूज करके अपनी कॉपी में लिखना है। आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिख सके। इसीलिए तो मैं कहता हूं आप लोग जितने भी क्वेश्चन में बताता हूं उसको डेली देखा कीजिए, उसको ध्यान से समझा कीजिए, ठीक है, तभी आपके समझ में आएगा और उनमें से जब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। देशाभिमाना का संधि विच्छेद है, यानी कि देशाभिमाना का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, देशाभिमाना, देश धन अभिमाना, ठीक है। तो का है देशा धन अभिमान, खा है देश धन अभिमान, गा है देशा धन अभिमान, घा है देश धन अभिमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा देश धन अभिमान। देखिए देश सा में लास्ट में छोटा आ आता है और अभिमान में स्टार्टिंग में छोटा आ आया, तो दोनों मिलकर बना लिए बड़ा। तो क्या हो गया, देशा, सा पर बड़ा का मात्रा लग रहा है, देशाभिमान, ठीक है। तो ये खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको समझना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन देखिए, सीतासित, सीतासित का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उसी तरह ये भी है, देखिए का है सित धन असित, खा है सित धन असित, गा है सिता धन सित, घा है सितास धन इत। तो जो कुछ बच्चे जो कमजोर हैं, जिन्होंने तैयारी नहीं की है, फुल एंजॉय किया, मोबाइल देखा, टहला घूमा, वो कौन सा ऑप्शन सही कर देंगे बताइए। उनके लिए सही ऑप्शन जो होगा वो गा वाला हो जाएगा। उनके लिए मैं बोल रहा हूं जिन्होंने तैयारी नहीं की है, क्योंकि वो कहेंगे सीता है, ये सित है, दोनों को जोड़ दो, प्लस लगा है, ये सीतासित हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसी पर टिक कर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। क्यों, क्योंकि देखिए ता में छोटा आ आया है लास्ट में और असित में छोटा आ है, तो दोनों मिलकर बड़ा आ बना लेंगे तो सीतासित हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना लेते हैं, तो सीतासित का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर खा। बस सिंपल सा है। तो जो कमजोर लोग हैं वो भी इसको देख रहे होंगे तो वो समझ जाएं, नहीं तो वो टिक करके आएंगे ऑप्शन नंबर गा, सीता धन सित, क्योंकि ये सिंपल सा है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। बस सही, लेकिन ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ज्ञानोपदेशा का संधि विच्छेद है। ज्ञानोपदेशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। थोड़ा डिफरेंट आ गया, अब क्या करेंगे आप लोग, टेंशन मत लीजिए, आपका भाई जिंदा है, ठीक है। देखिए का है ज्ञान धन उपदेशा, खा है ज्ञानो धन देशा, गा है ज्ञाने धन देशा और घा है ज्ञानो धन पदेशा। तो इसमें क्या करेंगे, फिर कमजोर छात्रों की बात की जाए तो घा वाला सही कर देंगे, क्योंकि ज्ञानो लिखा है, पदेशा लिखा है, दोनों जोड़ देंगे, ज्ञानोपदेशा हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, कमजोर है तो कमजोर बनकर मत रहिए, स्ट्रांग बनने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कमजोर बनेंगे तो दुनिया आपको कमजोर और भी कमजोर बनाती चली जाएगी, ठीक है। खुद को स्ट्रांग बनाइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का ज्ञान धन उपदेशा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर छोटा आ, ज्ञान में छोटा आया और ये छोटा ऊ है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ओ का निर्माण करेंगे, ठीक है, औ ओ, तो ये हो जाएगा ज्ञानोपदेशा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। बस हो गया, समझ में आ गया। तो ठीक है, जो भी स्टूडेंट इसको समझ गए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं अब बोर्ड एग्जाम ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है, आपको तैयारी अच्छे से करनी है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे इसके भी हो गए, देखिए संधि विच्छेद के भी 4 क्वेश्चन हो गए। एक एक टॉपिक के हम 4 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे,
अभी तो हमारा कितना टॉपिक है, 4 टॉपिक अभी भी बचा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक नंबर 3, ये है शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा, पेयर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या है, देखिए फर्स्ट है दीप दीप, दीप दीप। अब आपको बताना इसका सही अर्थ क्या होगा। देखिए जो पहले है दीप, उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में है द्वीप, उसका अर्थ बाद में होगा। ये बात अपने माइंड में नोट कर लीजिए, जो पहले है उसका मीनिंग पहले, जो बाद में उसका मीनिंग बाद में, ठीक है। तो देखिए का है टापू और हाथी, खा है हाथी और टापू, गा है हाथी और हौदा, घा है टापू और हौदा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, हाथी और टापू। देखिए दीप का मतलब होता है हाथी, द्वीप का मतलब होता है टापू, तो हाथी और टापू इसका सही आंसर होगा। अब ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा जो पहले उसका अर्थ पहले ही होगा। जैसे देखिए दीप पहले है तो इसका अर्थ पहले होगा, क्योंकि का वाला ऑप्शन में क्या है, टापू और हाथी उल्टा दे दिया गया है। लेकिन आपको समझना है दीप का मतलब हाथी होता है, द्वीप का मतलब टापू, जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका मीनिंग बाद में होगा। बस हो गया, सिंपल सा है। नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि नोट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या है, सर सर, ठीक है। इसका सही अर्थ क्या होगा, सर सर, बताइए इसका सही मीनिंग क्या होगा। देखिए का है सिर और मस्तक, खा है बाण और तालाब, गा है सिर और महोदय, घा है तालाब और सिर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा इसका सही होगा, बाण और तालाब। देखिए सर का मतलब होता है बाण और सर का मतलब होता है तालाब, ठीक है। तो ये खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, बाण और तालाब। बस हो गया, ऐसे नोट करते रहिए, जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। देखिए तीसरा है अवलंब अविलंब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अवलंब अविलंब, ठीक है। सही अर्थ क्या होगा इसका बताइए, कमेंट करके बताया कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। का है शीघ्र और सहारा, खा है नीचे की ओर लंबा डालना और देरी होना, गा है सहारा और शीघ्र, घा है बल ना लगाना और लंबा ना होना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, सहारा और शीघ्र। देखिए अवलंब का मतलब होता है सहारा, अविलंब का मतलब होता है शीघ्र, अविलंब, ठीक है। तो ये सहारा और शीघ्र इसका राइट आंसर होगा। बस ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए अगर आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी सभी टॉपिक समझ में आएंगे। 2 मिनट 4 मिनट देखकर चले जाएंगे, क्या फायदा होगा। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है। तो तीसरे का गा वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, पंथ पथ, पंथ और पथ का सही आंसर क्या होगा। देखिए का है पथिक और रास्ता, खा है संप्रदाय और मार्ग, गा है चलना और बैठना, घा है मार्ग और कार्य। तो देखिए पंथ का मतलब होता है संप्रदाय, पथ का मतलब होता है मार्ग, तो ये खा वाला ऑप्शन राइट होगा। देखिए पथ का मतलब तो सभी को पता है, मार्ग या रास्ता दोनों सेम ही है, चाहे आप मार्ग कहिए चाहे रास्ता कहिए, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है। तो पंथ पथ का अर्थ क्या होगा, संप्रदाय और मार्ग। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या होगा, जिसके अनेक अर्थ हो। जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तब पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे, ठीक है, वही अनेकार्थी शब्द है। एक ही अर्थ, एक ही शब्द के कई अर्थ, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे तीर, तीर को और हम किन नामों से जानते हैं, इसको हम बाण भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाण, इसका नाम है किनारा, ठीक है, बाण किनारा तट, ठीक है, बाण किनारा तट, ठीक है। इन सब नामों से हम तीर को जानते हैं, बाण किनारा तट समीप, ठीक है, समीप। तो ये सब इसके अनेकार्थी शब्द होंगे, यानी कि जो तीर है इसके कई अर्थ हैं, बाण किनारा तट समीप, ठीक है, इसके कई नाम हैं, ठीक है। तो ये कई अर्थ होंगे, यानी कि होगा अनेकार्थी शब्द, या हम बोल सकते हैं शब्द अर्थ, एक ही शब्द के कई अर्थ। तो तीर को हम बाण के नाम से भी जानते हैं, किनारा तट समीप, ठीक है। तो 2 ही आपको लिखना होगा, मैंने यहां पर 4 बता दिया, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तम। तम का मतलब क्या होता है, तम का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। तम को हम लिख सकते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द को अंधेरा, अंधेरा, तमोगुण, ठीक है। तम को हम अंधेरा भी बोलते हैं, तमोगुण भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके अनेकार्थी शब्द होंगे। देखिए तम को हम कई नामों से जानते हैं, अंधेरा, तमोगुण और अधिक भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या, अधिक। तो ये इसके अनेकार्थी शब्द होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अनेकार्थी शब्द लिखना होता है, कि एक ही शब्द के कई अर्थ। तो तम का मतलब अंधेरा भी होता है, तमोगुण भी आप लिख सकते हैं, और आप लोग अधिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया दूसरा। अब तीसरा देखते हैं क्या है तीसरा।
देखिए दंड, दंड का मतलब क्या होता है? दंड आप लोगों ने सुना होगा, दंड किसी को सजा देना। तो दंड का हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला लिख सकते हैं हम सजा, ठीक है, सबसे पहले लिख सकते हैं सजा, ठीक है। उसके बाद में एक व्यायाम को भी हम दंड कहते हैं। देखिए व्यायाम हम लोग करते हैं, दंड बैठक, उसको भी दंड बोलते हैं, ठीक है, एक व्यायाम। या आप लिख सकते हैं डंडा, ठीक है, डंडा भी लिख सकते हैं, दंड को डंडा भी बोलते हैं, ठीक है। तो दंड के कई नाम है, सजा, एक व्यायाम और डंडा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अनेकार्थी शब्द लिखना होता है, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको चीजों को समझने का प्रयास करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए दाम। दाम को हम किन नामों से जानते हैं बताइए? दाम, प्राइस, किसी चीज को आप लेते हैं मार्केट से तो उसका दाम होता है, ठीक है। दाम को हम जानते हैं मूल्य, दाम को हम मूल्य भी कहते हैं, ठीक है, मूल्य भी कहते हैं, माला भी कहते हैं। दाम को हम मूल्य के नाम से जानते हैं, माला के नाम से जानते हैं, ठीक है। द्रव्य, द्रव्य समूह, ठीक है, इन सबको हम दाम को इन सब नामों से भी जानते हैं। देखिए दाम को हम मूल्य भी कह सकते हैं, इसका दाम कितना है, इस पेन का दाम कितना है, ठीक है, इस पेन का मूल्य कितना है। तो ऐसे से इसके कई नाम हैं, उसी को हमें लिखना होता है। तो दाम को हम मूल्य, माला, द्रव्य, समूह, इन सब नामों से जानते हैं। हो गया, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट टॉपिक से होगा। देखिए जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि आपको इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। जैसे हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वैसे इसमें भी होता है। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता है उसे हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता हो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे संपादक, ठीक है, संपादक। जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता है उसे हम लोग बोलते हैं संपादक, ये तो सभी को पता होगा। जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करे उसे संपादक बोलेंगे, सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हमारा है सदा सत्य बोलने वाला, जो हमेशा सत्य बोलता हो, सदा सत्य बोलने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? आप सत्यवादी हैं। आप में से कौन कौन सत्यवादी है बताइए, जो हमेशा सत्य बोलते हैं? कोई भी ऐसा नहीं होगा शायद, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सत्यवादी, सत्यवादी, ठीक है। ये सदा सत्य बोलने वाले को हम बोलते हैं एक वर्ड में सत्यवादी, ठीक है। ये आधा ता है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आधा वो आप पढ़ लें, आधा ता, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है जिसका आचार अच्छा हो, जो अपने आचरणों से पवित्र हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सदाचारी, उसे हम लोग बोलते हैं सदाचारी, ठीक है। जो अपने आचरणों से पवित्र हो, यानी कि जो अपने आचार से अच्छा हो, अपने आचरणों से पवित्र हो, उसे हम लोग बोलते हैं सदाचारी, ठीक है। इसको नोट कर लिए। तब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जो बाएं हाथ से काम करता हो उसे हम लोग एक वर्ड में क्या बोलेंगे? उसे हम लोग एक वर्ड में बोलेंगे सत्यसाची, सत्य साची। जैसे मैं, ठीक है, मैं जो लिखता हूं या कुछ काम करता हूं तो बाएं हाथ से करता हूं, ठीक है, तो मैं भी सत्य साची हुआ। अब कौन कौन से लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट कमेंट करके अपना नाम बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हम दोनों सेम हैं, हम भी बाएं हाथ से, आप भी बाएं हाथ से लिखते हैं, ठीक है। तो जो बाएं हाथ से काम करता हूं उसे हम लोग बोलते हैं सत्य साची, ठीक है, जैसे मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है हमारे नेक्स्ट टॉपिक से होगा, टॉपिक नंबर 6, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसका नाम है वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन का मतलब क्या होगा? वाक्य में कोई गलती है उसको सही करके लिखिए, ठीक है। वाक्य संशोधन मतलब जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं सिंटैक्स, वही इसमें हिंदी में हम बोलते हैं वाक्य संशोधन, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है थाली में 4 कटोरी है, तो इसमें गलती क्या है? देखिए 4 कटोरी है, तो 4 का मतलब कई हैं, तो कटोरी की जगह पर कटोरियां लिखेंगे, ठीक है। 4 कटोरियां हैं तो लिखेंगे थाली में 4 कटोरियां हैं, 4 कटोरियां हैं, ठीक है। थाली में 4 कटोरियां हैं। अब ये सही है, थाली में 4 कटोरी है, ये गलत था, क्योंकि कटोरी 4 हैं, तो कटोरी की जगह पर कटोरियां हम लिखेंगे, तो थाली में 4 कटोरियां हैं, ठीक है। ऐसे दूसरा देखिए गलती जो है उसी को सही करके लिखना है, नंबर आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, सभा में बहुत से अनेकों लोग एकत्र थे, तो यहां पर गलती क्या है? देखिए सभा में बहुत से अनेकों लोग एकत्र थे, तो या तो आप लिखिए बहुत से
या तो लिखिए अनेकों, क्योंकि दोनों में से एक ही आपको लिखना है। दोनों सेम है, बहुत से का मतलब कई लोग, अनेकों का मतलब भी कई लोग, तो दोनों को आप इकट्ठा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। किसी एक को कीजिए, तो एक को मैं हटा देता हूं, तो यहां पर लिखेंगे हम सभा में बहुत से लोग। देखिए अनेकों को हमने हटा दिया, आप चाहें तो बहुत से को हटा सकते हैं, दोनों में से किसी को आप हटा सकते हैं, ठीक है। लोग एकत्र थे, ठीक है। तो सभा में बहुत से लोग एकत्र थे, अब ये सही है। अब बहुत से अनेकों लोग एकत्र थे, ये तो बिल्कुल गलत है, सभी को पता है। आप जब बोलेंगे आपको कुछ गलतियां आप पकड़ लेंगे तुरंत, क्योंकि बोलने से ही हम पकड़ लेते हैं कि आखिर गलती कहां है वाक्य में, ठीक है। तो सभा में बहुत से लोग एकत्र थे, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सभा में अनेकों लोग एकत्र थे, इसको हटा देना, या अनेक लोग, अनेकों मत लिखिएगा, सभा में अनेक लोग एकत्र थे, ठीक है। क्योंकि अनेकों आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अनेक जो है ये खुद में बहुवचन है, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे तो और बेटर रहेगा। ये भी होगा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, श्याम ने प्रत्येक विद्यार्थियों को एक एक पुस्तक दिया, इसमें गलती क्या है। देखिए थोड़ा सा, श्याम ने प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक पुस्तक दी, दिया के जगह पर आपको दी कर देना है, बस सही है, ठीक है। तो श्याम ने, विद्यार्थियों नहीं लिखना है, क्योंकि जब प्रत्येक यूज कर दिया गया तो विद्यार्थियों लिखने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक विद्यार्थी लिखिएगा, ठीक है। विद्यार्थियों मत लिखिएगा, यहां पर भी गलती है। तो यहां पर हम लिखेंगे श्याम ने प्रत्येक विद्यार्थी को एक पुस्तक दी, ठीक है। एक पुस्तक दी, बस ये सही हो गया। श्याम ने प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक पुस्तक दी, ऊपर क्या था, श्याम ने प्रत्येक विद्यार्थियों को एक एक पुस्तक दिया। देखिए प्रत्येक लग गया तो विद्यार्थियों लिखने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक लगा है तो विद्यार्थी लिखिए, ठीक है। तो श्याम ने प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक पुस्तक दी, बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आया तीसरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, मेरे को विद्यालय जाना है, ये कौन सा भाषा है, मेरे को विद्यालय जाना है। देखिए मेरे को के जगह पर मुझे कर दीजिए, मुझे विद्यालय जाना है। अब ये कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, देखने में, समझ में आया, सुनने में। तो देखिए मुझे विद्यालय जाना है, ठीक है। कौन कौन विद्यालय जाना चाहता है, कौन कौन नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो मेरे को विद्यालय जाना है बिल्कुल गलत है, मुझे विद्यालय जाना है बिल्कुल सही है। देखिए वाक्य में गलती आपको पकड़ना है, वाक्य गलत रहेगा तो उसको सही तो करना ही होगा वाक्य संशोधन में, ठीक है, क्योंकि गलत दिया ही रहता है। तो आज का ये सेक्शन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। हमने कुल मिलाकर 6 टॉपिक पढ़े 12th हिंदी व्याकरण के, एक टॉपिक के 4 क्वेश्चन पढ़े, टोटल हमने 24 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ लिए, ठीक है। अब इतनी जल्दी हमने पढ़ लिया है और इतनी जल्दी आपके दिमाग में भी जाना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देखिए, लेकिन आपको जो भी पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है ताकि वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ पढ़ते हैं, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।